हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए फटाफट से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एंड आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा हम आज लेट हो गए। एक्चुअली ना मैम और सर दोनों ही कुछ काम में बिजी थे और इस बिजीनेस में हमें समझ में ही नहीं आया कि समय कब हो गया। हमें लगा अभी टाइम है भैया क्लास को, है ना, तो थोड़ा सा डिले, लेकिन ठीक है, अभी तो तुम लोग आए भी नहीं हो तो चलता है। क्लास तो भैया जो टॉपिक है हमारा वो टाइम पे ही खत्म होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि धमाकेदार होने वाली है ना, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 मापन और मात्रक चैप्टर में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा और सबसे अच्छी बात ये है बेटा कि ये आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में काम आएगा। तो बाई चांस अगर केमिस्ट्री में समझ में ना आए तो फिजिक्स में समझ लो, फिजिक्स में समझ में ना आए तो केमिस्ट्री में समझ लो। सर और मैं दोनों ही इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। सर आई थिंक इस पे बात कर चुके हैं और मैडम की बारी आज है, ठीक है। तो सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट नंबर्स जो होते हैं, डिजिट्स जो होती है, आज हम इन पे बात करेंगे। ये हमारा 5th लेक्चर है और शायद कल अगर मैं देखूंगी कुछ और क्या क्या इंपॉर्टेंट बचा है, त्रुटियां बची हुई हैं और मापन की यथार्थता की सीमाएं बची हुई हैं, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक हैं और विमी विधि से 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो देख लेंगे हम। तो 1-2 दिन में हम ये चैप्टर बेटा खत्म कर देंगे, ठीक है, डन। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप सो आप सभी जुड़ चुके होंगे। इफ यस सब कुछ ठीक है तो थम्स अप कर दो। यस मैम ऑल ओके, क्लियर है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। आप तो बस क्लास को शुरू कीजिए, है ना, आप क्लास को शुरू कीजिए, ऐसा कुछ बेटा। तो चलो फटाफट से थम्स अप कर दो। मैं देख रही हूं आप लोगों के कमेंट और बताओ कि यह सब कुछ ठीक है या नहीं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? सार्थक अंक। सबसे पहली बात ये कि हमें इन अंकों की आवश्यकता पड़ी क्यों, है ना। सार्थक अंकों की आवश्यकता पड़ी क्यों और किन अंकों को हम सार्थक अंक कहेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू सो मच सर बताने के लिए, क्योंकि बच्चे तो अभी गायब हैं, स्कूल से आए नहीं है आई थिंक, है ना। चलिए मुझे ये बताइए कि सार्थक अंक जो है बच्चा, इन अंकों की आवश्यकता पड़ी क्यों। तो इसका रीजन ये है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मापन और इनके मात्रक, ठीक है, मापन और इनके मात्रक, इस चैप्टर में हमें किसी भी चीज को अगर मापना है, हमें उसकी लंबाई मापनी हो, हमें उसका वेट यानी कि द्रव्यमान मापना हो, हमें घड़ी के माध्यम से समय को मापना हो, किसी भी चीज को मापना हो, अगर हमें मापन करना है, अब अगर हमें मापन करना है तो एक ही चीज को अगर कोई व्यक्ति मापता है, व्यक्ति स्वयं मापता है, तो उस एक ही चीज की जो लंबाई है एक व्यक्ति अलग बताएगा, या यस मैम ओके बेटा थैंक यू, एक व्यक्ति अलग बताएगा, दूसरा अलग बताएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक ही डिस्टेंस, ठीक है, ये ज्ञात है कि भैया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 2 मीटर है, मान लिया हमने, ठीक है, कितनी है 2 मीटर। अब किसी व्यक्ति ए ने इसको मापा और जब उसने स्केल से मापा तो उसने बोला नहीं भैया 2 मीटर नहीं है, 1.99 मीटर है। दूसरे व्यक्ति ने मापा, उसने बोला नहीं 2 मीटर नहीं है, 2.1 मीटर है ना, दोनों स्केल से मापे जा रहे। तीसरे व्यक्ति ने मापा, उसने बोला नहीं तुम क्या बताओगे, ये तो 2.4 मीटर है। चौथा और आया, उसने मापा, उसने बोला नहीं तुम लोग सब गलत बोल रहे हो, एक्चुअल में इसकी जो माप है वो 2.001 मीटर है। तो सबकी जो माप है वो देख पा रहे हो आप, अलग अलग मिली, सभी व्यक्ति की जो माप है वो हमें कैसी मिली, अलग अलग। अब हम कैसे माने कि इन सब में सही क्या है, इन सब में सही क्या है। तो जब हम किसी भी राशि को मापते हैं तो मापन की एक निश्चित यथार्थता, यथार्थता का मतलब शुद्धता, यथार्थता का मतलब शुद्धता यानी कि प्योरिटी, कि कोई भी व्यक्ति, चाहे व्यक्ति मापे या कोई यंत्र मापे, कोई उपकरण मापे, है ना, वेट मशीन से माप लो वेट, आप जो मीटर स्केल होता है उससे डिस्टेंस माप लो, समय के लिए अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली घड़ी का इस्तेमाल कर लो, तो आप उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन देखने वाले तो आप ही हो। अब अगर तुम्हें कांटे वाली घड़ी देखने को हम बोले ना, तो उस घड़ी में भी तुम लोग ना घंटे वाले को देखोगे, मिनट वाले को देखोगे, सेकंड वाले को देखोगे, और सेकंड का भी और छोटा जो हिस्सा है क्या आप वो देख पाओगे बेटा,
क्या आप वो देख पाओगे? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं भी उन चीजों को माप करने में थोड़ी बहुत क्या कर देते हैं, गलती। लेकिन जब हम किसी चीज को माप रहे हैं तो उस माप में एक निश्चित यथार्थता या निश्चित शुद्धता तक ही हम क्या कर सकते हैं, मापन। जैसे किसी व्यक्ति ने इतनी शुद्धता तक मापन किया है तो वो उसकी सही वैल्यू है, व्यक्ति बी ने इस तक किया है तो उसकी सही वैल्यू है। इन सब के अनुसार जो वैल्यूज मापी गई है वो अपनी अपनी जगह तक सही है, अपनी अपनी जगह तक सही है, और इन सही वैल्यूज को ही कहा जाएगा सार्थक अंक। लेकिन सार्थक अंकों की भी गिनती करने के कुछ नियम है, ठीक है। सार्थक अंकों की भी गिनती करने के कुछ क्या है बच्चा, नियम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम बेटा लिखेंगे इसकी क्या, डेफिनेशन। किसकी लिखना है हमें डेफिनेशन? हमें लिखनी है डेफिनेशन सार्थक अंक की। क्या है भैया सार्थक अंक? तो डेफिनेशन तो हमें थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। प्रत्येक राशि की माप में अंतिम जो अंक होता है, प्रत्येक राशि की माप में, प्रत्येक राशि की माप में अंतिम अंक संदिग्ध होता है। अंतिम अंक संदिग्ध मतलब अंतिम अंक जो है उस पर हमें थोड़ा भरोसा नहीं होता, वो थोड़ा सा हमारे भरोसे पे फिट नहीं बैठता। जैसे 0.01 में आखिरी अंक थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लग रहा, 0.1 में ये 1 थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, 1.99 में ये जो 9 तक हम पहुंचे हैं ये थोड़ा सा हमें खटक रहा है। तो प्रत्येक राशि की माप में अंतिम अंक संदिग्ध होता है, क्योंकि मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है। क्योंकि ध्यान से समझिएगा, अब भी समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। क्योंकि मापक यंत्र की क्या हो गया भैया, क्या चुभ रहा है मुझे, यथार्थता की एक सीमा होती है। मतलब कोई भी यंत्र जो है वो किसी चीज को जब मापेगा, एक सेकंड बेटा, है ना, मेरा जो माइक है वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। अभी ठीक है, आई थिंक अभी ठीक है, फिर भी डिस्टर्ब किया तो देखेंगे। क्योंकि मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है, ठीक है। किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंक, किसी भी राशि की माप में शुद्ध रूप से जितने भी अंक प्राप्त हो, चाहे वो 5-6 डिजिट तक प्राप्त हो जाएं, शुद्ध रूप से ज्ञात अंक जो हैं बेटा, उन्हें ही हम कहेंगे सार्थक अंक। उन्हें ही हम क्या कहेंगे बच्चा, सार्थक अंक कहलाते हैं। अब इस बात को समझिए, है ना। जब हम किसी राशि को माप रहे हैं, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो द्रव्यमान हो, तो हम न्यूनतम जहां तक माप पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जब हमने डिस्टेंस मापना चालू किया तो मान लो इसकी लंबाई है 2.149668 मीटर। तो पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पैमाना यूज किया, लेकिन ये जो इतना लंबा डिजिट हमने निकाल के लेके आए हैं, एकदम आखिरी से आखिरी शुद्धतम अंक तक। जनरली हम माप करते हैं तो मुश्किल से 2 अंकों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन हम यहाँ 4-5-6 अंकों तक पहुंच गए। लेकिन फिर भी हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश की है कि शुद्ध से शुद्ध माप हमको माप के देनी है। तो ये जो शुद्धतम माप हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा, इसी को हम कहते हैं सार्थक
अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट, इसी को कहा जाता है क्या? सार्थक अंक। तो किसी भी राशि की अगर हम बात करें तो उसकी जो उसका जो अंतिम अंक होता है उस पर हमें हर बार भरोसा नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमने जो माप ली है 1.425 है, 1.425 है, तो हो सकता है 1.425 में 5 की जगह हो सकता है 6 आता या 4 आता, हो सकता है हमने एक की थोड़ी सी त्रुटि कर दी हो, या हमने 2, 4, 6, 8, 9 मीटर की दूरी मापी तो हम सोच रहे होंगे कि 8, 9 की जगह हो सकता है 90 आता, या हो सकता है ये वैल्यू दशमलव में भी आ सकती थी। तो हम जब किसी भी राशि की माप करते हैं बेटा, तो माप करते समय आप खुद करते हो, है ना। आप जब सब्जियां लेने जाओगे या किराना लेने जाओगे तो देखना, जब वो पैमाना चलता है ना तो 1.89 ऐसा, तो वो राउंड फिगर करके देता है तुम्हें, भैया 1.89 लगभग 2 kg हो गया, ये बोलेगा। क्यों भैया? 1.89 का मतलब तो 890 ग्राम है, तुम तो 110 ग्राम का हमारा क्या कर रहे हो, नुकसान। तो हमें वहां स्टैंड लेना चाहिए कि भैया 110 ग्राम और एग्जैक्ट वैल्यू आप करके दो, तब जाके ये 2 kg होगा। लेकिन पूरा 2 kg वो फिर भी नहीं कर पाता बेचारा। कई बार ऐसा होता है 2.001 kg हो जाता है, 2.010 kg हो जाता है। तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू हम लिख के दिखा रहे हैं, इन एग्जैक्ट वैल्यूज को, शुद्ध अंकों को, लगभग शुद्ध से शुद्ध वैल्यू हमें माप के देनी है, इसी को हम कहते हैं बच्चा सार्थक अंक। मतलब जितना हो सके गलती करने से बचिए, ऐसा वो ना हो, ऐसी सिचुएशन ना बने कि हमसे क्या हो, गलती हो। जितना हो सके शुद्धतम हमें माप करके देनी है। हालांकि गलती तो होगी, थोड़ी बहुत गलती होने के चांसेस होंगे, क्योंकि हर किसी की एक यथार्थता की, हर किसी की शुद्धता की एक सीमा होती है। चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मशीन हो या हो कोई इंसान, कोई व्यक्ति। मशीन से भी गलतियां होती है, इंसानों से भी गलतियां होती हैं। क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर है बेटा? क्या यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है ना? इस चीज को ऐसे समझिए, इस चीज का एग्जाम्पल मैं आपको बढ़िया सा लिख के देती हूँ जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। चलो उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल एक ही चीज को हम 3 उससे मापेंगे। साधारण पैमाने से, साधारण पैमाने से मापी गई लंबाई, मापी गई लंबाई मान लीजिए 5.4 सेंटीमीटर है, 5.4 सेंटीमीटर है। अब इसी लंबाई को आप जबकि वर्नियर कैलिपर्स से, जबकि वर्नियर कैलिपर्स से मापी गई लंबाई, उसी लंबाई को जब आप वर्नियर कैलिपर्स, जो कि एक पैमाना होता है लंबाई को मापने का, मापी गई जो लंबाई है मान लीजिए वो है 5.41 सेंटीमीटर, 5.41 सेंटीमीटर। देखो हमने 2 लंबाइयां मापी हैं बेटा, एक हमने स्वयं मापी है, ये वाली जो ऊपर वाली लंबाई है ये हमने स्वयं मापी है, जो कि आई है 5.4 सेंटीमीटर। उसी लंबाई को जब तुमने वर्नियर कैलिपर्स से मापा तो दिक्कत खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ लंबाई कितनी निकल के आ गई बच्चा, यहाँ लंबाई निकल के आ गई 5.41 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में ऊपर कितने सार्थक अंक हैं हमें ये बताना है, और नीचे कितने सार्थक अंक है हमें ये भी बताना है, ठीक है। अगर हमने मापा है तो हमने कितने सार्थक अंकों तक माप की है, और अगर वर्नियर कैलिपर्स से ये चीज मापी गई है तो वहां कितने सार्थक अंकों तक क्या हुई है, माप। जब हमने इसे मापा तो 1, 2, इसमें सार्थक अंक 2 हैं, इसमें सार्थक अंक 2 हैं। लेकिन वही चीज जब वर्नियर कैलिपर्स में मापी तो 1, 2, 3, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 3 है। अभी तो मैंने नॉर्मल एग्जांपल लिया है, रूल्स बाकी हैं। अभी हम इनके क्या पढ़ेंगे बच्चा, रूल्स पढ़ेंगे। अभी आपको समझ में आ गया ये 5.4 में कितने सार्थक अंक है, 5 और 4 मिलके 2 हो गए। और 541 में कितने सार्थक अंक है, तो 5, 4 और 1, 1, 2, 3,
3 सार्थक अंक हो गए। लेकिन गिनती कैसे करेंगे हम सार्थक अंक की कि कहाँ 3 है, कहाँ 4 है, कहाँ 5 है, वो गणना करने के, वो गिनती करने के विशेष नियम दिए गए हैं सार्थक अंकों के लिए, जिन्हें कहा जाता है सार्थक अंकों की गणना करने के नियम। डन। क्या आपको सार्थक अंक जो हैं वो समझ में आया बेटा क्या होते हैं? क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों का बहुत दिमाग खराब करेगा, बहुत ज्यादा, है ना। जितना हो सके मैं इसे आसान करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाए तो हम उसे कल की क्लास में समझेंगे, ठीक है। पता नहीं मेरे इसमें लाइव स्ट्रीमिंग ना चालू ही नहीं हुई है आज। चलिए, सार्थक अंक जो है अब हम समझेंगे इनकी गणना करने के नियम। सार्थक अंक की गणना करने के नियम। सार्थक अंकों की गणना करने के नियम। नियम नंबर 1 बहुत आसान है, बहुत ही आसान सा नियम है। नंबर 1, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ना इसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट दी है बेटा, हम उसे आसान करके समझेंगे, ठीक है। हम उसे थोड़ा सा आसान करके समझेंगे। सभी गैर शून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। चलो इस नियम को समझते हैं हम पहले। ये नियम बोलना क्या चाह रहा है? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपके पास उदाहरण के लिए कोई संख्या है 145.4 या कोई संख्या है 28, है ना, कोई संख्या है 28, तो 145.4 जो है इसमें अगर हम सार्थक अंक की बात करें, तो यहाँ जितने भी गैर शून्य अंक है, यहाँ शून्य है ही नहीं। 1454 जो है ये सब अशून्य अंक है, ये शून्य नहीं है, ये सब नॉन जीरो नंबर है। 28 भी नॉन जीरो नंबर है। तो इन दोनों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी अगर हमें ये बताना है, तो 1454 में 1 2 3 4 टोटल 4 सार्थक अंक होंगे। वही 28 में बेटा टोटल 2 सार्थक अंक होंगे। तो बहुत आसान सा नियम है कि सभी गैर शून्य अंक, सभी नॉन जीरो नंबर्स जो हैं वो सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। सभी गैर शून्य अंक जो हैं वो सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे मैडम प्रूफ कीजिए? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो नंबर है वो है 145.8, या हमारे पास नंबर है 14.58, या हमारे पास नंबर है 1.458, 145.8 हो, 14.58 हो, 1.458 हो, सभी में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। दशमलव कहाँ लगा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस आपको नंबर्स काउंट करने हैं। अभी जीरो के नियम बाकी हैं, जीरो की गणना करने के भी नियम हैं। दशमलव की स्थिति आगे पीछे करने से सार्थक अंकों की जो गिनती है 1 2 3 4 4 सार्थक अंक,
1 2 3 4, 4 सार्थक अंक, इसमें भी टोटल 4। तो दशमलव 5 के बाद लगा हो, 5 के पहले लगा हो, 4 के पहले लगा हो, इससे इनकी गिनती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है? चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ, क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई? क्या आपको यहाँ तक की जो बात है वो समझ में आई बेटा? इफ यस तो कमेंट कीजिए, इफ नो तो फिर क्या ही कर सकते हैं, है ना? फिर तो मैडम कुछ कर ही नहीं सकती। चलो ये हो गया एक, ये हो गया एक। नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। थर्ड नियम बहुत आसान है। तीसरा नियम क्या है भैया? दो गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले, दो गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले, बीच आने वाले, बीच आने वाले सभी शून्य, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। इन पर भी दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना? दो गैर अशून्य संख्या के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। प्रूफ कीजिए मैडम, है ना? दो गैर अशून्य संख्या, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 2004, दूसरा नंबर है 50.008। अगर हम बताएं कि इन दोनों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो 2004 में एक गैर शून्य नंबर है 2, 4, 2 और 4 दोनों के बीच कितने शून्य आए हैं? 2। तो टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4, इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। कितने होंगे बच्चा? 4। वहीं अगर तुम दशमलव भी लगा दिए, लेकिन दशमलव के पहले भी कोई नंबर है और दशमलव के बाद भी कोई नंबर है और 0 इनके बीच में है, तो सबको गिन डालो। 5 0 0 0 5, 1 2 3 4 5, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे बच्चा? 5 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, ये 3 जो नियम अभी आपने लिखे हैं ये बहुत ही आसान है, ये नियम बहुत ही आसान है। पहला नियम बोलता है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ये आपको याद रखना है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं, आप नंबर्स कह सकते हो, सारे सार्थक अंक होंगे। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया है। दूसरा नियम बोलता है कि सार्थक अंकों की संख्या पर, सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने इसे 2 एग्जाम्पल से समझा है बेटा। एक एग्जाम्पल रहा है 14.5.8 और इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। दूसरा एग्जाम्पल रहा है 14.58, इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं? 4। दशमलव को आगे पीछे किया, उससे गिनती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थर्ड नियम है दो गैर शून्य अंक नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे कि यहाँ 2 और 4 है, जैसे कि यहाँ 5 और 8 है, इनके बीच जितने भी 0 होंगे सबको आपको गणना में लेना है, सबको आपको गिनती में लेना है। अब यहाँ कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो यहाँ सार्थक अंक 4 हैं। यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 सार्थक अंक है। ये बहुत आसान से नियम है जो आपको आसानी से बन जाएंगे। दिक्कत इसके आगे से स्टार्ट होगी। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 बोलता है कि दशमलव वाले स्थान के बाद, दशमलव वाले स्थान के बाद, दशमलव वाले स्थान के बाद आने वाले शून्य, है ना, दशमलव वाले स्थान के बाद अंत में आने वाले शून्य, अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। चलो ठीक है, दशमलव वाले स्थान के बाद
अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, इस बात को प्रूफ करते हैं। 3.500 एक एग्जाम्पल हुआ बेटा। दूसरा एग्जाम्पल है 0.0230। लेकिन दिक्कत ये है कि इस नियम के पहले मुझे आपको एक और नियम बताना था, तब तुम्हें ये समझ में आता। कोई बात नहीं, नियम नंबर 4 ये रहा, हम इसकी जगह चेंज करेंगे। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले, नॉन डिजिट मतलब नंबर है कोई, शून्य अंक से पहले के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। चलिए इसे समझते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई नंबर है जो कि है 0.0025 या कोई नंबर है 0.005 या 0.0025, तो यहाँ पर बेटा प्रथम गैर शून्य अंक है 2। इसके पहले के शून्य 1 2 3 शून्य, ये सार्थक अंक नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो 0.0025 में जो सार्थक अंक है बेटा, में यहाँ लिख देती हूँ मैं, है ना, में सार्थक अंक, हमें 0 को काउंट नहीं करना, नंबर के पहले वाले 0 को, तो 2 और 5 मिला के 2 होगा। कितने? 2। यहाँ पे भी 5 के पहले के 0 को काउंट नहीं करना, तो यहाँ पे एक सार्थक अंक होगा, है ना, यहाँ पे एक सार्थक अंक होगा, यहाँ पे एक सार्थक अंक होगा। तो एक तरफ 0.0025 में हमें संख्या के पहले के 0 नहीं गिनने, तो यहाँ 2 सार्थक अंक है। एक तरफ 0.005 में हमें 5 के पहले के शून्यों को नहीं गिनना, तो यहाँ सिर्फ एक सार्थक अंक है। ये हो गया बच्चा हमारा नियम नंबर 3। नियम नंबर कौन सा बेटा? 3। ठीक है, ओके। चलो इसे हम फेंकेंगे ऊपर, इसे आप फेंक दीजिए ऊपर। और अब ये जो नियम है ये इसके बाद आएगा, नियम नंबर 5, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बोलता है कि दशमलव वाले स्थान के बाद अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव या संख्या के पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, संख्या के पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, लेकिन दशमलव वाले स्थान के बाद के होंगे। जैसे 3, 5, दशमलव के बाद कोई संख्या है और इसके बाद भी क्या है? शून्य। तो यहाँ तुम्हें इन शून्यों को गिनना है, और इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हैं? 4। यहाँ भी दशमलव के पहले, संख्या के पहले के शून्यों को नहीं गिनना, तो हमने 0.0 को नहीं गिना। 230 में इन तीनों को गिनोगे तो कितने सार्थक अंक हैं? 3। यहाँ पे इन चारों को गिनेंगे तो कितने सार्थक अंक है? 4। ऊपर वाला रूल भी यहाँ अप्लाई करो कि संख्या के पहले के शून्यों को नहीं गिनना, लेकिन दशमलव वाले स्थान के बाद जो है अंत में सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। लेकिन ये रूल भी अप्लाई होगा किन पर? संख्याओं पर। अब यहाँ संख्या के पहले दशमलव है लेकिन दशमलव के बाद शून्य है, दशमलव के बाद शून्य है लेकिन कोई संख्या नहीं है, तो हम इसे नहीं गिनेंगे क्योंकि यहाँ नहीं गिना था। लेकिन संख्या के बाद जो शून्य है उन्हें हम गिनेंगे, चाहे दशमलव कहीं भी लगा हो, संख्या के बाद जो शून्य है वो बेटा गिना जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? प्लीज कमेंट करके बताइए, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? पता नहीं मेरे इसमें क्या दिक्कत है भाई, कमेंट कहाँ चले गए बच्चों के, दिख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो कहाँ जाएंगे, है ना। चलो दिखने लगेंगे कमेंट, एक ही कमेंट दिख रहा है मुझे। आई होप सो बेटा यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया है बढ़िया से।
समझ में आया है तो थम्स अप कर दो, है ना, क्योंकि सबसे बोरिंग टॉपिक है ये तुम लोगों के लिए बाय गॉड, और मैडम के लिए भी है। लेकिन मैडम अगर पढ़ा रही हैं तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि है तो इम्पॉर्टेंट, है ना, है कैसा, इम्पॉर्टेंट। अगला नियम है, बिना दशमलव वाली संख्या के अंत में, बिना दशमलव वाली संख्या के अंत में, बिना दशमलव वाली संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। इसे ऊपर वाले के जैसा ही समझो, बस हमने दशमलव हटा दिया। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि आपके पास कोई संख्या है 5000, आपके पास कोई संख्या है 650000, कुछ भी हो, कहीं भी दशमलव लगा है क्या, नहीं। 5000 में सार्थक अंक शून्य को काउंट नहीं करना, शून्य को काउंट नहीं करना, इसमें सार्थक अंक केवल एक है। 65 इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,50,000, इसमें भी शून्य को काउंट नहीं करना, 6 और 5 बस को करो, इसमें सार्थक अंक 2 है। तो रूल जो दशमलव के लिए है वही बिना दशमलव के लिए भी है। यहाँ भी तुमने यहाँ अगर तुम्हारे पास दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद के शून्यों को नहीं गिनना, लेकिन अगर दशमलव है और दशमलव के पहले कोई संख्या है तब तुम्हें दशमलव के बाद के अंकों को गिनना है। ये वाले रूल का उल्टा है ये वाला रूल। यहाँ तुमने दशमलव या संख्या के पहले जो शून्य थे उन्हें नहीं गिना, दशमलव या संख्या के पहले जो शून्य थे या दशमलव के बाद जो शून्य थे उन्हें नहीं गिना। यहाँ तुमने संख्या या दशमलव के बाद के शून्यों को गिना है, लेकिन अगर यही शून्य बिना दशमलव के लग जाएं, यहाँ पे तुम काउंट कर रहे हो बेटा, लेकिन अगर मैंने ये दशमलव लगा दिया यहाँ 5 के बाद, तब तुम्हें सार्थक अंकों की गिनती में 4 लिखना पड़ेगा। 5.000 में कितने सार्थक अंक होंगे, 4। और अगर मैंने ये दशमलव हटा दिया तब तुम्हें शून्यों को नहीं गिनना, यहाँ सार्थक अंक केवल एक होगा जो कि है 5, यहाँ सार्थक अंक 2 होंगे जो कि है 6 और 5, जो कि क्या है 6 और 5। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस, ओके, ठीक है, बढ़िया बेटा। 1-2 बार इस टॉपिक को देख लेना, पूरा मक्खन जैसा क्लियर हो जाएगा। और कोई बचा है क्या? ठीक है, यदि बिना दशमलव वाली संख्या के अंत वाले शून्य, ये मैंने करवा दिया है ना। और कुछ बचा है? हाँ, 10 की घातों का 7वां नियम है और सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ये पूछा भी गया था। 10 की घातों का सार्थक अंकों की गिनती पर, सार्थक अंकों की गिनती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितनी भी घात लिखी हो हमें उससे मतलब नहीं, हम सिर्फ नंबर्स देखेंगे। इस बात को ऐसे समझो, ठीक है, इस बात को ऐसे समझिए। आपके पास कोई उदाहरण है 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो यहाँ पे हमें 10 की घात 8 को सार्थक अंकों में नहीं गिनना, यहाँ केवल सार्थक अंक 2 होंगे बेटा, यहाँ केवल सार्थक अंक 2 होंगे, 4 और 5। कितने सार्थक अंक हैं? 2। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 1.020 है और इंटू 10 टू दी पावर है -3। तो घात कैसी भी हो, यहाँ रूल अप्लाई करो, दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होंगे, तो दशमलव के बाद भी शून्य है। यहाँ आप काउंटिंग कीजिए कितने संख्या है, 1 2 3 4। ये 4 जो हैं इन्हें छोड़ दीजिए, ये 4 जो हैं ये 4 हमारे सार्थक अंक होंगे। हमें 10 की घात जो लिखी हुई है उन्हें नहीं गिनना, हमें 10 की घातों को नहीं गिनना, चाहे वो घात प्लस में हो या फिर हो माइनस में। और ये आपको आगे काम आएगा गुणा भाग जोड़ घटान में, ये आपको आगे काम आएगा
गुणा भाग जोड़ और घटाने में। क्लियर? चलो एक बार रिवीजन करते हैं अच्छे से, फिर इसके आगे का कैलकुलेशन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं सार्थक अंक। प्रत्येक राशि की माप जो है उसमें अंतिम जहां तक आप माप सकते हो वो अंतिम अंक जो है वो हमेशा हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि हो सकता है इसमें त्रुटि हो सकता है ये गलत हो सकता है इससे थोड़ा कम आता, हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा आता। तो वो अंतिम अंक जो है हमेशा संदिग्ध होता है, हमेशा वहां हमें डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अंतिम अंक संदिग्ध होता है क्योंकि मापक यंत्र जो होता है, जिस भी उपकरण का हम उपयोग कर रहे हैं, उसकी शुद्धता की, उसकी यथार्थता की एक निश्चित सीमा है। उस सीमा तक ही वो माप सकता है, उसके आगे मापना उसके बस में नहीं होता। तो किसी राशि की माप को शुद्ध रूप में जितने भी अंकों तक हम ज्ञात कर सकते हैं, उन अंकों को ही कहा जाता है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए साधारण पैमाने में हमने किसी लंबाई को मापा, वो लंबाई आई 5.4 सेंटीमीटर। किसी वर्नियर कैलिपर्स जो एक और लंबाई का मापक यंत्र है, आपके 11th में प्रैक्टिकल में भी है, उससे जब हमने लंबाई को मापा तो उससे लंबाई आई 5.41 सेंटीमीटर। जब हमने 5.4 को देखा तो 5 और 4 यहाँ 2 सार्थक अंक मिले। जब हमने 5.41 को देखा तो 5, 4, 1 यहाँ हमें 3 सार्थक अंक मिले। डन। तो यहाँ हमें गिनती करनी है, अंतिम जहां तक आपने माप की है वहां तक गिनती करनी है। लेकिन इन कैलकुलेशन के भी कुछ नियम हैं, इन गणनाओं के भी कुछ नियम हैं। नियम नंबर 1, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। हमने इनका उदाहरण देखा, ऊपर 4 सार्थक अंक है, नीचे 2 सार्थक अंक है, दशमलव लगा या ना लगा हो इससे फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक ही नंबर को 2 अंदाज में हमने लिखा, एक में 0.8 के पहले लगाया, दूसरे में 5 के पहले, लेकिन इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 सार्थक अंक हैं। मतलब अगर नंबर्स लिखे हैं तो दशमलव की स्थिति आगे पीछे करने से सार्थक अंकों की गिनती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नियम नंबर 3, 2 गैर शून्य अंकों के बीच, 2 और 4 गैर शून्य अंक है, शून्य तो शून्य है भैया, ये नंबर्स हैं हमारे, 2 और 4 जो हैं वो क्या हैं, नंबर्स। तो 2 गैर शून्य अंकों के बीच जितने भी शून्य आएंगे सबको आपको गिनती में लेना है। कितने भी शून्य आ जाएं, अगर शुरू में कोई नंबर है, आखिरी में कोई नंबर है, बीच में कहीं दशमलव लगा हो, कुछ लगा हो, लेकिन शुरू और आखिरी में अगर कोई नंबर है और बीच में कितने भी शून्य आ जाएं, हमें सबको गिनना है। ऊपर 4 सार्थक अंक है और नीचे 5। आपको ये नियम याद करने हैं। ठीक है, आपको ये नियम बेटा याद करने हैं। और अगर आप लोग अभी तक जुड़े हो तो प्लीज लाइक कर देना बिना बोले, इतनी देर से मैंने बोला नहीं, तुम लोगों ने किया भी नहीं। 11th में डिटेल में धीरे धीरे करके सारी इंपॉर्टेंट चीजें विथ अपडेटेड नोट्स इतनी धीरे धीरे पढ़ाना, यूट्यूब पे वो भी फ्री, हर कोई टीचर नहीं कर रहा है, आपको भी पता है ना। तो मेहनत अगर आपको ऐसी लगती है कि नहीं यार मैडम थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर रही हैं हमारे लिए, नहीं तो हम इस बैच को पैड कर देंगे, है ना, हम इस बैच को पैड कर देंगे। हम अभी चाह रहे हैं कि आप लोग अगर फ्री भी पढ़ रहे हो, वैसे फ्री की तो तुम लोग कदर करते नहीं हो, है ना। हम इंडियंस हैं, जब तक हम किसी चीज़ का पैसा नहीं देते पता नहीं क्यों हमारा उसमें मन ही नहीं लगता। कितना ही अच्छा कंटेंट दे दो, मज़ा ही नहीं आता तुम लोगों को। तो अगर आप लोग रेगुलर नहीं रहे, अगर हमें ऐसा लगा कि नहीं यार कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं अभी ये हो जाएंगे बंद, शट डाउन, है ना। चलो इतना थकने के बाद भी पढ़ा रही हूँ मैं। नेक्स्ट, नियम नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है भाई, प्रथम गैर शून्य अंक, ये रहा 2 के पहले के शून्य, 2 के पहले के शून्य, 5 के पहले के शून्य, इन्हें गिनेंगे ही नहीं हम, इनकी गणना हमें नहीं करनी, ये सार्थक अंक नहीं होते। यहाँ 2 के पहले के शून्यों को छोड़ दो, 2 और 5 सार्थक अंक है जो कि 2 है। 5 के पहले के शून्य दो तो सिर्फ 5 सार्थक अंक है, मतलब यहाँ अंक कितने हैं, 1, सार्थक अंक कितने मिले, 1। ऐसे ही दशमलव वाले स्थान के बाद, दशमलव वाले स्थान के बाद अंत में आने वाले शून्य जो हैं, बाद में आने वाले जो शून्य हैं, 2, 3 के बाद शून्य आया, 5 के बाद शून्य आया, सारे जितने भी शून्य अंत में आ रहे हैं वो सब सार्थक अंक होंगे। लेकिन उसके लिए भी पहले नंबर होना चाहिए, नंबर के पहले के शून्य को हम गिनती में नहीं लेंगे, बाद को लेना है, बाद वाले शून्य को लेना है, पहले वाले शून्य को नहीं लेना। क्योंकि गैर शून्य अंक के पहले अगर कोई शून्य है, चाहे दशमलव लगा हो या ना लगा हो, हमें उससे गिनती में नहीं लेना। लेकिन अगर संख्या के बाद कोई शून्य है और पहले दशमलव लगा है, तब हमें इसे गिनती में लेना है। डन। रूल नंबर 6,
बिना दशमलव वाली अगर कोई संख्या है और संख्या के बाद शून्य लगे हैं तो हम उन शून्यों को गिनती में नहीं लेंगे। 5 एक सार्थक अंक हुआ, 6 और 5 2 सार्थक अंक हुए। हमें इन जीरोस को काउंटिंग में नहीं लेना, हमें इन जीरोस को काउंटिंग में नहीं लेना। और लास्ट रूल है 10 की घातों का चाहे घात कितनी भी चढ़ी हो हमारी गिनती में कोई असर नहीं होता। अगर होता तो 4 5 और यहाँ 8 टोटल 10 सार्थक अंक होते। कैसे तो समझिए 4.5000000 8 बार जीरो रहेगा। कितनी बार? 8 बार। तो हमें इन्हें गिनना पड़ेगा क्योंकि रूल बोल रहा है दशमलव के बाद जितने भी शून्य हैं सबको गिन डालो, है ना। कायदे से होना ये था, लेकिन इन्हीं जीरोस को उन्होंने लिख के कैसे दिया? 4.5 10 to the power 8। तो इससे हमारा फायदा ये हुआ कि हमें इसे काउंटिंग में नहीं लेना। हम केवल 4.5 को देखकर ये बोल पाए कि सिर्फ इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। ऐसे ही 1.020 जो है इसके पीछे 10 की घात में कितना लिखा है हमें देखना ही नहीं, हमारे पास केवल 1.020 है और यहाँ कितने सार्थक अंक होंगे? 4। अब कैलकुलेशन, जोड़ना, घटाना और बाकी के नियम हम पढ़ेंगे कल। इसके आगे के नियम बेटा हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। यहाँ तक मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको समझ में आया? क्या आपको सार्थक अंकों की गिनती करना आया है? थोड़ा बहुत क्विक एग्जांपल्स कल मैं और करवाऊंगी आपको। कल हम करेंगे प्रैक्टिस सार्थक अंकों की, बहुत सारे एग्जांपल्स लिखेंगे और हम बस उनकी गिनती करना सीखेंगे। ढेर सारे एग्जांपल्स करोगे तो आप सीख जाओगे। और साथ ही हम कल जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जितना आपके सिलेबस में दिया होगा करने को वो सब भी करेंगे। तो आई होप सो आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करके जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, उसके पैसे नहीं लगते हैं, स्टेटस वगैरह लगा दिया करो, कुछ तो हमें मोटिवेट करने के लिए करो ताकि ये क्लास जो है आपकी कंसिस्टेंस रहे। और जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज बी रेगुलर, यहाँ भी और उधर भी। एटलीस्ट उधर नहीं आए तो इधर तो आ जाओ पढ़ने के लिए ताकि आपका लॉस ना हो और जितना भी पढ़ना है वो एक दिन का कोटा आपका कंप्लीट हो जाए, है ना। ठीक है, तो चलिए बेटा विदा लेते हैं। अगली क्लास आप लोगों की जस्ट 5 से 10 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक 5 मिनट बाद ही स्टार्ट हो जाएगी केमिस्ट्री की, क्योंकि फिर उसके बाद हमें 12th भी लेनी होती है ना। तो चलिए विदा लेते हैं। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।